अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मज़े में है। आपका भाई शाहिद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है जापान से। तो अभी हम चलते हैं जी, कुछ Q&As हैं उन पे बात करते हैं। तो मैं अभी अपनी जॉब पे जा रहा हूँ, तो मेरे पास यही टाइम था थोड़ा सा। मैंने देखा, मैंने सोचा यार आप लोगों के जो सवालों के जवाब है ना कुछ वो ज़रूर देने हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई हैं, कुछ एमरजेंसी में हैं, कुछ अपने जो है सवालों के जवाब जल्दी वो हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको हम अभी जो है ना बता देते हैं। सामने बूढ़ी आंटियां बेचारी खड़ी होगी साइड पे ना, तो मैंने उनको कहा पहले गुजरना है ना, हम बाद में गुजरेंगे, तुसी लंघ जो जी, साड़ी खैर। अच्छा जी, एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि शाहिद भाई मैं ना जापान आ रहा हूँ अगले हफ्ते, एक हफ्ते के लिए शायद, या अगले हफ्ते कुछ ऐसा उन्होंने कहा कि एक वीक के लिए मैं जापान आ रहा हूँ और मुझे ट्रांसपोर्टेशन के मतलब बताएंगे क्या। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। देखिए कि यार मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। आप लोग जो है ना इस तरह के क्वेश्चंस किया करें जो कि इंफॉर्मेशन एक हट के हो। बाकी जो वर्क के मतलब है और वीज़ा के मतलब, वो वाली इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे भी चुका हूँ, देता भी रहता हूँ। लेकिन एक ही बात, सिर्फ वर्क वर्क और वर्क तक ही जब हम रहते हैं तो फिर जो है ना, एक तो वो टॉपिक भी थोड़ा बोरिंग हो जाता है। दूसरा ये है कि दूसरे जो सुनने वाले लोग होते हैं जिनको पहले बता दिया होता है, वो कहते हैं कि यार ये एक ही बात दोबारा दोबारा करते रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी उन्होंने पूछा है कि मैं ट्रांसपोर्टेशन के मतलब मुझे बताएं कि मैं कैसे इसको मैनेज करूं। मतलब यह है कि वहाँ यहाँ वो एक हफ्ते के लिए आ रहे हैं घूमने के लिए, तो वो चाह रहे हैं किसी भी तरीके से जो अच्छे से उनको सस्ते में ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए। वाकई जापान एक बहुत महंगा मुल्क है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही महंगी है। इवन कि यहाँ की ट्रेनें जो है, ट्रेन की टिकट हवाई जहाज़ की टिकट से ज़्यादा महंगी होती है। तो मैं आप लोगों के लिए ये बता दूं, कोई भी अगर जापान आना चाह रहा है, जब आप विजिट वीज़ा पे इंटर होते हैं ना जापान में, तो ये आपके पास एक ही गोल्डन चांस होता है जब आप विजिट वीज़ा पे आते हैं कि आप जापान को समझ लें फ्री में घूम सकते हैं। वो किस तरह, वो मैं बताता हूँ आपको। आपने क्या करना है, JR का पास लेना है, जापान रेल का पास होता है, ठीक है। वो आप सर्च करेंगे ना JR पास फॉर विजिटर्स गूगल पे भी, तो आपको उनकी वेबसाइट भी खुल जाएगी। तो आपने जापान आने से पहले वो बुक कर लेना है। वो 3 दिन का भी होता है, एक हफ्ते का भी होता है, 1 महीने तक का भी आई थिंक वो होता है। उसी तरह उसकी प्राइसेस होती हैं। तो बेस्ट यही है कि आप वो एक हफ्ते वाला जो है ना पास वो बुक कर लें। 1 हफ्ते का होता है या 15 दिन का होता है, अभी मुझे कंफर्म याद नहीं है। उस पर तकरीबन आपका जो समझ लें कि वो $250 तक का हो जाएगा ना पाकिस्तानी, तो वो 50,000 रुपये का होगा वो। अब आप कहेंगे 50,000 लाख इतनी भोर की करना भाईजान, अगर वो आप देखेंगे ना जब अपनी ट्रैवल, तो आप कहेंगे आपने तो मुफ्त में जापान घूम लिया है। क्यों, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप टोक्यो से इवन सिर्फ ओसाका तक ही जाते हैं, जो कि तकरीबन 400-450 किलोमीटर का सफ़र है मैक्सिमम, ठीक है, तो वो एक साइड का जाने का जो है ना ओसाका से टोक्यो तक का 15,000 येन आपका आएगा। वापस जाएंगे 15 हो रहा है, 30,000 येन लग जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तानी तो वो 50,000 रुपया, तो यही हो गया, ये 4-5 घंटे का जो सफ़र है, ठीक है ना, इसी का। लेकिन जब आपके पास वो पास होगा, ठीक है, आप अनलिमिटेड ट्रेन पे जो है ट्रैवल कर सकेंगे जापान की। आपको पता है जो बुलेट ट्रेन है दुनिया की सबसे तेज तरीन ट्रेन है, और वो इनका जाल पूरे मुल्क में फैला हुआ है। और वो पास जो होता है पूरे जापान के अंदर, आप किसी भी ट्रेन में बैठ सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बुलेट ट्रेन, लोकल ट्रेन में भी। यार मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसकी फैमिली आई थी, तो उसका बेटा अभी बिल्कुल कॉलेज में पढ़ता था, ठीक है, वो इंडिया से आए थे। तो वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, छुट्टियाँ यहाँ गुजारने के लिए आए ट्रैवल वीज़ा पे ना, ठीक है, विजिटिंग। तो उसने अपने बेटे को लेके दिया था वो, तो उसका बेटा यहाँ से टोक्यो 35-40 मिनट लगते हैं बुलेट ट्रेन पे ना, तो हमारा 4,000 येन उस पर खर्चा आता है ना, कि टिकट है एक साइड की। तो वो क्या करता, आइसक्रीम खाने टोक्यो जाता था, ठीक है, क्योंकि उसका फ्री था ना। उसने कहना पापा मैं कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, टोक्यो क्योंकि भाई फ्री बुलेट ट्रेन में उसने बैठना, कान में उसने हेडफोन लगाने, 15-20 मिनट यूं गुजरे, वो 40 मिनट 35 मिनट में टोक्यो आ गया। टोक्यो उसने घूम घाम के 3-4 घंटे वापस आ जाना, ठीक है। कभी वो इधर को जा रहा है, कभी वो ओसाका जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो अगर पास आपके पास होगा, अगर आप ट्रैवल पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, मेरे ख्याल में एक हफ्ते में आप कम से कम 2 लाख येन की ट्रैवल कर लेंगे। 2 लाख येन की कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। और उस पर आपका खर्चा कितना आएगा, और मेरे ख्याल में 25-30 हज़ार येन का होता है वो पास, ठीक है ना। तो वो ले लीजिएगा, वो बहुत ही अच्छा है।
ये तो जी आपका दुबई वाले जो भाई आ रहे हैं ट्रैवल के, सिर्फ वो ही नहीं, जो पाकिस्तान से भी आ रहे हैं ना, चाहे आप कुछ कहता है मैं आके यहाँ पे वर्क करना चाहता हूँ विजिट वीज़ा पे आके ये वो, तो मैं इन सब के फेवर में तो नहीं हूँ जो ऐसा करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी हर एक बंदे की अपनी मर्जी है, ठीक है। तो एक भाई उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं कि जी मैं विजिट वीज़ा पे आके रिफ्यूजी ले सकता हूँ, रिफ्यूजी पे वर्क कर सकता हूँ। मैंने ये 1000 दफ़ा पहले भी बता दिया, हाँ जी आप कर सकते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये उसी टाइम आपको वर्क परमिट नहीं मिल जाएगा। आपको कम से कम 8 से 10 महीने, 10 से 12 महीने तक का भी टाइम ले सकते हैं आपको ये वर्क परमिट देने के लिए। उतनी देर आपको किसी भी कंपनी में जापानी में लीगल वर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात आपने अपने जहन में रख लें, पल्ले ना बन लो, ठीक है। तो वो अगर तो आप 8-10 महीने कोई अपना क्या कह रहे हैं, वो जलालत होती है, मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ, अगर वो जलालत कमा सकते हैं, अपना आप सर्वाइवल कर सकते हैं, या आपके पास दूसरे लफ्ज़ों में इतना पैसा है कि अगर आपको बैठ के भी खाना पड़े 8-10 महीने या 1 साल तक, तो आप जापान में गुजारा कर लें। उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा, वो 6-6 महीने के बाद एक्सटेंड होता रहता है, उसकी भी कोई लिमिट नहीं होती। लाजमी नहीं होता कि वो हर 6 महीने बाद होता ही रहेगा, उसका भी ये होता है, जो भी इमिग्रेशन आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, हर 6 महीने बाद जैसे वो आपका एक्सपायर होता है वर्क वीज़ा, जो वर्क परमिट होता है, तो आप दोबारा रिन्यू के लिए जाते हैं, तो आपसे वो वहाँ बैठ के वो सवाल करते हैं इमिग्रेशन वाले, ठीक है। अगर तो कहीं पे भी उनको डाउट हो जाए आपके केस पे, तो आपको वहीं से ही वो वापस नहीं आने देते, पकड़ के जेल में, जेल से वापस पाकिस्तान, ठीक है। तो जो भी लड़के होते हैं ना, जिनको फिर वो लेटर आता है ना कि इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, चाहे उनको वर्क परमिट मिला हुआ है, 1 साल हो गया रह रहे हैं यहाँ पे, 2 साल हो गए, तो कई दफ़ा वो सबको मिल के जाते हैं कि यार पता नहीं है, अब मैंने जाना है इमिग्रेशन, उन्होंने वापस आने देना है मुझे या नहीं, ठीक है। तो ये बातें जो हैं मैं आपको बताता रहता हूँ कि प्रॉपर वे से हैं सारा, चले वो तो एक अलहदा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह का और भी क्वेश्चन है, अभी लेते हैं, अभी आगे चलते हैं पढ़ा वो। तो एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लगा मुझे ये, कि क्या जापान में शादी करना आसान है? वाह। और एक ने पूछा है कि क्या जापान में शादी की इंक्वायरी करते हैं, मीन टू से ये वो बंदा है जो कि उसकी पाकिस्तान में शादी हुई होगी उनकी, और वो जापान में भी आके शादी करना चाह रहे हैं या बाहर किसी भी मुल्क में जाके। जी बिल्कुल होती है, आपके उस टाइम तक डॉक्यूमेंट्स सिंगलनेस सर्टिफिकेट होता है, सिर्फ जापान का ही नहीं, आप कहीं पे भी पूरी दुनिया में जाके जब शादी करते हैं तो आपका पहले वो सिंगलनेस सर्टिफिकेट होता है, वो जो है ना मांगते हैं, रिक्वायर होता है, उसकी वेरिफिकेशन होती है आपकी मिनिस्ट्री से, फिर यहाँ से एम्बेसी से वो लगता है। अगर आप उस पर झूठ बोल रहे हैं तो फिर एम्बेसी भी जब इधर इमिग्रेशन में जमा करवाते हैं, अगर आपने झूठ बोला हो और आपका उधर पीछे से नादरा में रिकॉर्ड सारा चेक करते हैं, अगर उधर आपकी शादी हो, आपने फेक डॉक्यूमेंट बनाए हुए हों, आपका वीज़ा ही जो है वो कैंसिल होगा, और उसके साथ आपको सज़ा भी हो सकती है उस मुल्क में रहते हुए, उस मुल्क के कानून के मुताबिक कोई भी फ्रॉड या झूठ के ज़िम्रे में जो भी उसकी सज़ा आती हुई। तो बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं करें। दूसरा ये है कि दूसरे भाई जो पूछा है कि क्या आसान है शादी करना, ऐसे ही है जैसे आप पाकिस्तान में आसान होता है पाकिस्तानी के लिए, और अगर कोई फॉरेनर जाके पाकिस्तान में शादी करना चाहे तो जल्दी नहीं होती। तो ये लोग तो जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा समझे हुए हैं, इनको सब चीज़ों का पता होता है। हम इनको कहते हैं कि ये सीधे हैं, ये इनको पता सारा कुछ होता है, लेकिन ये वैसे सीधे हैं, हमें कुछ कहते नहीं है। हाँ, हमारे साथ उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए हमारे साथ ये टेढ़े नहीं होते। लेकिन जब भी अगर कोई जापानीज़ लड़की जब शादी करती है किसी फॉरेनर लड़के से, वो पहले सब कुछ देखती है, ठीक है, अपना फ्यूचर देखती है। अगर उसको लगता है कि वाकई ये बंदा मेरे लिए एक अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है, बीइंग एज अ जापानीज़, और कि जापानी से शादी करूंगी तो मेरे लिए क्या बेनिफिट होंगे, अगर इससे करूंगी तो क्या बेनिफिट होंगे, ऐसे उसके माँ बाप जो होते हैं वो भी उस पर, जैसे पाकिस्तान में भी होता है, कोई भी जो माँ बाप होते हैं अपनी औलाद को यही चाहते हैं कि ये अच्छे से अच्छी ज़िंदगी गुजारें, तो इनको जो भी लाइफ पार्टनर मिले अच्छा और सिंसियर मिले। तो सेम इनका भी यही होता है। अगर तो आप जापान में आ गए हैं, एक अच्छे रोज़गार पे हैं, आप सेटल्ड हैं, आपने कोई घर वगैरह अच्छा ले लिया, घर नहीं भी लिया, एक अच्छी जगह पे रह रहे हैं, अच्छी गाड़ी है आपके पास, एक अच्छी स्टेबल जॉब कर रहे हैं आप, ठीक है, और आपकी एक अच्छी सैलरी आ रही है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा चल रहा है, और आप जिस लड़की के साथ आपको चलते हैं, जाहिर बात है शादी ऐसे किसी ने पकड़ के नहीं यहाँ पे आपकी करवानी, आपका कोई किसी के साथ लव अफेयर चलेगा, उसके बाद ही बात आपकी शादी तक जाएगी,
ठीक है। तो अगर उस लड़की को ऐसा फील होगा कि वाकई ये बंदा अच्छा है और मेरे साथ सही चलने वाला है, तो वो आपके साथ राज़ी हो जाएगी, फिर आपको उसके पेरेंट्स को भी राज़ी करेगी, वो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, तो फिर जनाब आपकी शादी हो जाएगी। तो ऐसे होगी शादी। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे प्लेट में या कोई हलवा है या ये है वो है, या ये भी नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। करते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी यहीं पर शादियाँ करते हैं, हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए जो क्राइटेरिया होता है मोस्टली जो मैंने आपको बता दिया है, उस पर आप पूरा उतरते हो तो कोई अगर लड़की आप में इंटरेस्ट लेती है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ चल सकती है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप शादी करते हैं अच्छी शादी करें, मिंटू से सच्ची शादी करें, अपनी लाइफ स्टार्ट करें, ना कि वीज़ा के लिए शादी करें। वीज़ा के लिए अगर शादी करना चाहते हैं तो फिर जो है ना, ये मैं अलहदा से आपको बताऊँगा, एक पूरी वीडियो है वो कमिंग आ जाएगी, कि जो है ना मैंने भी ऑलरेडी बना दी है एक वीडियो, तो कि स्पाउस के जो पावर ऑफ स्पाउस आपने शायद देखी हो, अगर नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिएगा ना। तो एक वीडियो ये भी आएगी कि जो है ना नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्पाउस, कि जिनकी यहाँ पे शादियाँ होती हैं उनकी ज़िंदगी में नेगेटिव क्या क्या कुछ होता है, या क्या क्या जो अच्छाइयाँ हैं वो बता दी हैं, जो बुराइयाँ वो क्या है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। और एक भाई हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है जी कि क्या स्टूडेंट वीज़ा पे आके, जो 1 साल का मेरे पास स्टूडेंट वीज़ा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये गौर से सुनना है साहब ने आपने इसका आंसर ना, कि हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कितने आवर्स कर सकते हैं, क्या हम अपने आवर्स से ज़्यादा भी कर सकते हैं। मीन टू से मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा खोल के बता रहा हूँ, ठीक है ना। होता क्या है, जो स्टूडेंट वीज़ा होता है उस पर हमें जो काम के लिए टाइम होता है अलाउ, वो होता है 4 घंटे एक दिन में, ठीक है। एक हफ्ते में 28 घंटे के 4 दिन डेली करेंगे, मंडे से लेके संडे तक, तो हमारे वो 28 घंटे बन जाते हैं, ठीक है। एक हफ्ते में ये हो गए, और एक महीने में वो तकरीबन 108 घंटे बन जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, अगर 4 हफ्ते होते होंगे, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ ना, समथिंग लाइक दैट। तो 4 घंटे, अगर 30 दिन का महीना है वो भी आप काउंट कर लें, ठीक है ना। तो अगर वो आपका क्या कह लें 31 दिन का महीना आता है, वो भी आप काउंट कर लें, आपको हर दिन के 4 घंटे होते हैं। अब एक भाई ने पूछा है कि अगर हम उन 4 घंटों से ज़्यादा कहीं काम करते हैं तो उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। और एक ने पूछा है कि क्या हम अगर ओवर ईट्स में काम करते हैं तो क्या वो अलाउ होगा। ओवर ईट्स अब बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा शायद पाकिस्तान में, कि वो एक सर्विस होती है फूड डिलीवरी की, ठीक है ना। वो लड़के साइकिलों पे भी करते हैं, मोटरसाइकिलों पे भी, इवन पैदल भी वो डिलीवरी सर्विसेज फूड की करते हैं रेस्टोरेंट से ना। आप चाहे, पहले मैं ये फूड ओबर वाले का जवाब दे दूँ ना, कि अगर तो जिस जगह पे भी आप करें, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट पे काम करें, चाहे आप ओबर फूड्स पे काम करें, चाहे आप जनाब किसी फैक्ट्री में काम, किसी भी जगह पे, जिस जगह पे वो आपसे आपका काम स्टार्ट करने से पहले आपका माई नंबर कार्ड और आपका रेजिडेंस कार्ड, अगर वो आपसे वो पूछते हैं, लेते हैं, उसकी फ़ोटो लेते हैं या उसकी फ़ोटो कापियाँ लेते हैं, फिर आपको काम पे रखते हैं, उसके बगैर अगर आपको वो काम पे नहीं रखते उस जगह पे, तो उसका मतलब यही है कि आपका जो वो काम है वो लीगल है, और वो जो है वो आपका रिपोर्ट होगा, वो काम, समझ रहे हैं, कि आपकी वो रिपोर्ट होंगे वो घंटे, जितने घंटे भी आप काम करेंगे। अब आप खुद देख लीजिएगा किस जगह पे आपका जो रेजिडेंस कार्ड और माई नंबर कार्ड जो है वो नहीं लेते। ओबर वाले लेते हैं, आपको आपका रेजिडेंस कार्ड भी लेंगे, लाइसेंस की फ़ोटो कापी भी लेंगे, सब कुछ लेके जब उनको दिखेगा कि बंदा ये लीगल है, काम इसको अलाउ है इतने घंटे, फिर वो आपको काम देंगे। होगा क्या, ओबर वाले आपको रोकेंगे नहीं कि आपके इतने घंटे काम अलाउ है आपको, वो आपको काम दे देंगे। उनकी ये सरदर्दी नहीं है कि आपको कितने घंटे अलाउ है, ये आपको पता है, और आपके रेजिडेंस कार्ड के पीछे छप के आएगा वो जब इमिग्रेशन से, कि आपको 24 घंटे काम अलाउ है। तो आपने अपने काम को खुद देखना है। वो इस तरह होता है कि अगर 24 घंटे एक हफ्ते में आपको 4 घंटे अलाउ है, 28 घंटे हैं, तो ओवर पे आप अगर चाहें तो सुबह से लेके रात तक, सैटरडे को संडे को 10-10 घंटे काम कर लें, ठीक है। तो वो भी आपके ऐड हो जाएंगे, लेकिन यह है कि वो आप 2 दिन में, अपने 3 दिन में अपने वो सारे घंटे उधर पूरे कर सकते हैं, बाकी दिन आपके फिर फ्री हो जाएंगे। इस तरह से होता है। अगर आपके पास थोड़ा सा पार्ट टाइम होता है, 3-4 घंटे आपके पास टाइम है, और आप उस टाइम ओवर पे ऑन स्विच करके तो चले जाएं, फूड डिलीवरी का काम कर लें, आपके घंटे वो चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाउ, आई डोंट नो, अगर इसमें कुछ
वो होंगी। कुछ लो पोल्स होते हैं हर मुल्क में, हर मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे कानून होते हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत ही जो है ना कुछ प्लेस मिल जाती है, ठीक है, समझने वालों के लिए इशारे, तो वहाँ पे शायद कुछ चल जाए, ठीक है। अभी मैं बढ़ता हूँ जी कि दूसरी तरफ, दूसरे क्वेश्चन का जो पार्ट था उसकी तरफ, कि अगर हम ओवर वर्क करते हैं अपने स्टूडेंट वीज़ा का जो रिक्वायर है तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। साइड इफ़ेक्ट उसका ये होगा सबसे बड़ा ये कि जी आप तो काम उस टाइम कर रहे होंगे, आपको सैलरी मिल जाएगी अगर आप किसी और जगह पर, लेकिन जो ही वो कंपनी आपका वर्क आवर्स रिपोर्ट करेगी सिटी हॉल को, आपका जाएगा रिकॉर्ड, इस बंदे ने इतने पैसे इस महीने में कमाए, इसने इतने घंटे काम किया, और वो जाएगी इमिग्रेशन में रिपोर्ट। कब जाएगी? वो जाएगी जब आपने अपना वीज़ा दोबारा से रीन्यू करवाना है ना, अपना स्टूडेंट का वीज़ा आपका जब वो लगेगा 1 साल का होगा, आपकी क्लासेज आगे जाएंगी, फिर आपको रीन्यू करवाना पड़ेगा। आप जब दोबारा अप्लाई करेंगे जाके, इमिग्रेशन आपका डाटा खोलेगी उस टाइम कंप्यूटर पे, ठीक है। वो देखेगी अच्छा इस बंदे ने कितना काम किया है, अच्छा इतने घंटे रिक्वायर थे, इसके अलाउ थे, इसने ये पूरे किए हैं या इसने कम किए हैं या इसने उससे ज़्यादा किए हैं, इसने कितना टैक्स अदा किया है, इसने कितना अपनी स्टडी को टाइम दिया है। अगर आप ओवर वर्क कर रहे होंगे जितना आपको अलाउ से ज़्यादा, तो वहाँ पे शो हो जाएगा कि इस बंदे ने इस महीने इतना काम किया, इतना काम किया। तो इमिग्रेशन जो है आपको बुला सकती है और आपका इंटरव्यू ले सकती है, और वो आपसे पूछ सकती है कि आपको अलाउ नहीं था, आपने ये जापान का गवर्नमेंट का ये जो इमिग्रेंट्स का कानून है ये तोड़ा है, उस पे हो सकता है आपका स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल भी कर दिया जाए, या हो सकता है आपको पेनल्टी हो जाए, बजाय इसके आपने जो पैसे कमाए हों आपके वो लग जाएं, ठीक है ना, या कोई और भी इसकी कोई ना कोई सज़ा हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका वीज़ा कैंसिल करके आपको वापस भी भेजा जा सकता है कि अगर आप 3 दिन आपकी क्लास होती है, आप क्लासें अपनी अटेंड नहीं करते रहे, आप फुल ओवर टाइम वर्क पे जाते रहे, ओवर वर्क करते रहे, तो फिर तो वो मीनिंग ही ख़त्म हो गया कि आप स्टूडेंट नहीं, आप तो सिर्फ काम के लिए यहाँ आए हुए थे ना, तो वो तो आपका फिर वीज़ा भी कैंसिल हो जाएगा, आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा, इंडिया, पाकिस्तान, जिधर से भी आप होंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए मेरे ख्याल में यही मैं सवाल ख़त्म करता हूँ, क्योंकि टॉपिक कुछ इस तरह से थे कि इनको डिटेल से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा है, क्योंकि शॉर्ट में ये नहीं होने थे, ठीक है ना। तो वीडियो अभी काफ़ी लंबी हो गई है। बाकी भी आपके यार जब भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है ना, कुछ हो यूनिक क्वेश्चन हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो कि यार कोई फ़ायदा हो, कोई घूमने का हो, कोई अच्छी जगह का हो। आज का जो क्वेश्चन विनर क्वेश्चन है वो है जी कि जापान में जो बंदा आएगा 1 हफ्ता घूमने के लिए, उसने ट्रांसपोर्टेशन के मतलब पूछा है, उसको जो है कैसे किया जाएगा, कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो ये आज का विनिंग क्वेश्चन होगा, ठीक है जी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू अदर्स आल्सो। बाकी स्टूडेंट वीज़े वाले ने जो पूछा है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह के जो है ना अच्छे क्वेश्चन पूछा करें, बजाय इसके कि सिर्फ कितने घंटे का काम होगा या कितनी सैलरी होगी, कितने में मिनिमम होगी, ये वो मैंने सारी चीज़ें पीछे बता दी हैं, जाके दूसरी वीडियोस में देख लें, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को भी कर लें प्रेस, और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, भाई को याद रखना है अपनी दुआ में, ठीक है। इंस्टाग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लें, चेक कर लें। फेसबुक पे भी चाहे फॉलो कर लें, पेज है वो भी। तो मुझे भी बस अभी जाने दे, मैं काम पे जा रहा हूँ, अभी मैंने पहाड़ों के ऊपर जाना है। ओके, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।